सारे मुंबई शहर में जासूस जय की काफी चर्चा थी। राज्य स्तर के कुछ बड़े आपराधिक मामलों को सुलझा लेने के बाद अब लोग कहने लगे थे कि वह तीक्ष्ण बुद्धि का चुस्त एवं विलक्षण युवक है। अखबारों में भी प्रायः उसके बारे में कुछ न कुछ छपता ही रहता था। अतः जय ने महाविद्यालय की शिक्षा के साथ साथ ही बतौर प्राइवेट जासूस अपनी प्रैक्टिस आरंभ कर दी थी। उसने अपने जंगले के सामने वाले हिस्से में बाकायदा एक दफ्तर भी बना लिया था, जहां पर मुसीबत में फंसे लोग उससे सहायता लेने आते थे। फिलहाल डनलोप बियरिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर म. कुमार आधे घंटे से उसके दफ्तर में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए जय भी कम्युनिटी सेंटर में चल रहे पुलिस समारोह को छोड़कर आया था। जय को सूचना मिली थी कि म. कुमार को उससे बहुत जरूरी काम है। जय ने अपनी मोटरसाइकिल दफ्तर के बरामदे में खड़ी की। सामने ही म. कुमार की कार खड़ी थी। गाड़ी के बगल से गुजरते हुए जय अपने दफ्तर में पहुंचा। कुमार साहब सोफे पर न बैठकर बेसब्री से उसके दफ्तर में टहल रहे थे। जय को देखकर वह उसकी ओर लपके। दफ्तर में घुसते ही जय बिना किसी औपचारिकता के बोला, बताइए कुमार साहब, क्या जरूरी काम आ गया है? मुझे कम्युनिटी सेंटर में आपका सेक्रेटरी बुलाने गया था। बेटा, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें अचानक ही तकलीफ दी। मैं 2 घंटे बाद ही विमान से 1 सप्ताह के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण केस देना चाहता हूँ। हमारी कंपनी विभिन्न मशीनों में लगने वाले एक खास किस्म के बियरिंग बनाती है। ये बियरिंग बहुत महंगे होते हैं। पिछली चोर का पता लगा पाने में असफल रही है। बेटे, तुम इस केस को अपने हाथ में ले लो। मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस दूंगा। आप सिर्फ 1000 रुपये अग्रिम तौर पर खर्चे के लिए दे दीजिए। आपका केस सुलझ जाने के बाद आप अपनी मर्जी से जो इनाम देंगे, मैं ले लूंगा, जय ने कहा। मंजूर है। तुम शाम को 4 बजे हमारी फैक्ट्री में आकर हमारे जनरल मैनेजर रंजीत से मिल लेना। मेरे अमेरिका जाने के बाद वही तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे पूरी आशा है कुमार साहब कि आपके अमेरिका से लौटने पर मैं बियरिंग की चोर को आपके सामने खड़ा कर सकूंगा। धन्यवाद जय, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं चलता हूँ, कहकर मां कुमार चले गए। निर्धारित समय पर जय डनलोप बियरिंग कंपनी में रंजीत से मिला। उन्होंने उसका भरपूर स्वागत किया। बातों के दौरान जय ने पूछा, आपके बियरिंग गायब कैसे जाते हैं? कृपया पूरी बात बताने का कष्ट करें। रंजीत ने बताया, हमारे यहाँ उत्पादन विभाग में बियरिंग बनने के बाद उन्हें ट्राली में भरकर स्टोव में ले जाया जाता है। वहाँ बियरिंग गिनकर स्टोव विभाग को सौंप दिए जाते हैं। बना हुआ माल अगले दिन ऑर्डर के मुताबिक विभिन्न कंपनियों को स्टोव से निकालकर भेजा जाता है। ऑर्डर की पर्ची दिखाने पर स्टोव वाले कर्मचारी वह माल डिस्पैच विभाग को सौंपते हैं। डिस्पैच विभाग से माल ऑर्डर के अनुसार पेटियों में भरकर फैक्ट्री से बाहर जाता है। बियरिंग की चोरी किस स्थान से हो रही है? जय ने पूछा। करीब 2 महीने पहले स्टोव विभाग के मैनेजर एस. शर्मा ने आकर मुझसे शिकायत की थी कि स्टाफ से 260 बियरिंग गायब हैं। उन्होंने ये भी बताया कि स्टोव में काम करने वाले सभी आदमी ईमानदार एवं पुराने हैं। अतः मैंने उनको सलाह दी कि अपना रजिस्टर चेक करो और बियरिंग स्टोव में ढूंढो। मेरी सलाह पर इस कार्य को पूरा करने में उन्हें पूरा 1 सप्ताह लग गया। तब पता चला कि उन 7 दिनों के भीतर फिर 40 बियरिंग गायब हो गए। इस समाचार से हम लोगों को आघात लगा, लेकिन उसके बाद 15 दिनों तक बियरिंग गायब नहीं हुए। 15 दिन के बाद फिर से मैंने उनको स्टाफ चेक करने के लिए कहा। चेकिंग के बाद मालूम पड़ा कि 70 बियरिंग फिर से गायब थे। तब तक हमारा धैर्य समाप्त हो चुका था। अतः हमने इसकी रिपोर्ट पुलिस में की। पुलिस वाले डंडे लेकर फैक्ट्री में घूमते रहे, चीखे चिल्लाए भी। उसके बाद पूछताछ करके स्टोव के 2 आदमियों को पकड़कर थाने ले गए। थाने में उन्हें मारा पीटा, 3 दिन हवालात में बंद रखा। बाद में बिना किसी लिखा पढ़ी के उन लोगों को छोड़ दिया। रंजीत ने अपनी कहानी जारी रखी। जय, बात इतनी आगे बढ़ जाने के बाद भी चोरी का सिलसिला बंद नहीं हुआ।
पिछले दिनों 2 बार स्टाफ रिपोर्ट लेने पर पता चला कि पहली बार 60 और दूसरी बार 50 बियरिंग फिर गायब हो गए। पुलिस वाले हर सप्ताह फैक्ट्री में आकर चिखचिल्ला कर हमसे अपना खर्चा पानी ले जाते हैं। चोरी का पता तो वे लोग लगा नहीं पाते बल्कि हमारे स्टोर के कर्मचारियों से पूछताछ करते रहते हैं। इससे हमारे कर्मचारियों में दहशत बैठ गई है। हमारे कर्मचारी कंपनी प्रबंधकों को जलीकटी सुनाते रहते हैं। वे समझते हैं कि कंपनी प्रबंधक पुलिस साथ सांठ गांठ करके निर्दोष लोगों की पिटाई कराते हैं। हमारा पुलिस पर अब विश्वास नहीं रहा। जय, अब आपकी चोर को पकड़ हमारी मदद है। चोर बहुत ही चालाक मालूम पड़ता है रंजीत साहब, लेकिन आप फिक्र न करें, मेरी निगाहों से बचकर वह नहीं सकता। आप मुझे अपना स्टोर दिखाए, जय ने कहा। रंजीत जय को लेकर स्टोर में गए। उनके दफ्तर से स्टोर की दूरी लगभग 100 गज की थी। यह एक बहुत बड़ा स्टोर था। इसे गोदाम भी कहा जा सकता था। स्टोर के भीतर तरह तरह के शेल्फ थे, जिनमें प्लास्टिक की बड़ी बड़ी रंगीन ट्रे रखी हुई थी। ट्रे में विभिन्न साइज के बियरिंग भरे हुए थे। स्टोर की छत काफी ऊंची थी। काफी ऊंचाई पर 2 छोटे छोटे रोशनदान बने हुए थे, जिस वजह से ट्यूबलाइट जलाकर ही स्टोर में रोशनी की जा सकती थी। 3 तरफ बंद दीवारें थीं और चौथी तरफ एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा आने जाने के लिए था। दरवाजे के बाजू में और खिड़की थी। खिड़की के 2 दरवाजे लोहे की ग्रिल के बने थे। खिड़की से नीचे काउंटर बना हुआ था। स्टोर के बाहर बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में 8-9 मेजें और कुर्सियां थीं, जिन पर स्टोर विभाग के कर्मचारी काम करते थे। ये बरामदा लोहे की ग्रिल से घिरा हुआ था। ऊपर छत थी। नीचे गोदरेज की अलमारियां कतारों में रखी थीं। अलमारियों के सामने एक और स्टोर के मैनेजर एस शर्मा की मेज कुर्सी रखी हुई थी। वह वहीं पर बैठे हुए थे। रंजीत ने एस शर्मा से जय का परिचय कराया। औपचारिकता पूरी होने के बाद जय ने पूछा, शर्मा साहब, क्या आपको अपने विभाग के किसी कर्मचारी पर शक है? नहीं साहब, मुझे अपने विभाग के किसी कर्मचारी पर शक नहीं है, क्योंकि हमारे विभाग के सभी कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ पर कार्यरत हैं। किसी का भी पिछला रिकॉर्ड खराब नहीं है, एस शर्मा ने कहा। आपके विभाग में कितने कर्मचारी काम करते हैं? जी, चपरासी को मिलाकर कुल 10 व्यक्ति काम करते हैं। क्या आपको भी मिलाकर? जी हाँ, आपको और चपरासी को छोड़कर शेष 8 आदमी क्या करते हैं? हमारे यहाँ एक सुपरवाइजर, 4 रिकॉर्ड रखने वाले क्लर्क, 2 टेलीक्लर्क और 1 हेल्पर है। इनके क्या क्या कार्य हैं? स्टोर के माल का हिसाब रिकॉर्ड क्लर्क किताबों में रखते हैं। एक टेलीक्लर्क उत्पादन विभाग से आए माल को गिनकर स्वीकार करता है। दूसरा टेलीक्लर्क स्टोर के भीतर वाले माल को बाहर भेजने से पहले गिनता है। वह खिड़की वाले काउंटर पर बैठता है। हेल्पर का काम भीतर से माल निकालना और रखना होता है। क्या आप मुझे स्टोर के भीतर खिड़की वाले काउंटर पर बैठने वाले टेलीक्लर्क से मिलवा सकते हैं? जय ने एस शर्मा से पूछा। अभी 5 मिनट बाद मिलवाता हूँ, वह डिस्पैच विभाग तक गया है। ठीक है, तब तक मैं स्टोर विभाग के दरवाजे और खिड़की को चेक कर लेता हूँ, जय ने कहा। जय ने स्टोर का दरवाजा देखा। वह लोहे का मजबूत दरवाजा था। उसमें बाहर की ओर से एक मोटा सा कुंडा लगा था। जिस खिड़की से बियरिंग सप्लाई किए जाते थे, उस खिड़की के नीचे एक काउंटर बना था। खिड़की में 2 दरवाजे थे जो लोहे की ग्रिल से बने थे। ग्रिल के दरवाजों पर फूल वाला डिजाइन बना था। खिड़की के दरवाजों पर काले रंग का पेंट लगा हुआ था। जय बारीकी से मुआयना कर रहा था कि तभी खिड़की के काउंटर पर बैठने वाला क्लर्क डिस्पैच विभाग से लौट आया। जय ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। पैंट, शर्ट और जूते मोजे पहने वह आकर्षक सा दुबला पतला गौर वर्ण का युवक था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की होगी। एस शर्मा ने उससे जय का परिचय करवाया। जय ने उससे पूछताछ शुरू की। आपका नाम? राघव। आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं? कंपनी में काम करते हुए तो 10 वर्ष हो गए हैं, किंतु इस खिड़की पर 3 वर्ष से कार्यरत हूँ। स्टोर के दरवाजे और खिड़की पर ताला कब लगता है?
शाम को 6 बजे हमारी छुट्टी के बाद लगता है। ताले पर कागज की हस्ताक्षर युक्त सील भी लगाई जाती है। कौन करता है ये सब काम? मैं ताला लगाकर स्वयं के दस्तखत वाली सील लगाता हूँ। उसके पश्चात सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र को चाबी सौंप देता हूँ। जरा सोचकर बताएं कि आप रोज स्वयं ताला लगाते हैं या कभी किसी दूसरे से भी ताला लगवाते हैं। सील तो मैं स्वयं चिपकाता हूँ, लेकिन ताला कभी कभी हमारे विभाग का चपरासी दयाराम भी लगा देता है। कभी कभी लगाता है या कुछ दिनों से ये लगातार ताला लगा रहा है। जय ने जानबूझकर जाल फेंका। क्या मतलब है आपका? राघव चौंका, फिर बोला, दयाराम बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वह इस कंपनी में पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब दें। क्या वह पिछले कुछ महीनों से ताला लगाने का कार्य नहीं कर रहा है? जी हाँ, आपकी यह बात ठीक है। धन्यवाद राघव जी, अब मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है। इसके बाद जय ने एस शर्मा से कहा, शर्मा साहब, जरा मुझे दयाराम से मिलवाइए। एस शर्मा के आदेश पर दयाराम उपस्थित हो गया। जय ने दयाराम से पूछा, दयाराम जी, क्या आप स्टोर की खिड़की और दरवाजे पर ताला स्वयं लगाते हैं? जी हाँ, मैं शाम को स्वयं ताला लगाता हूँ और सुबह 8:00 बजे साहब लोगों की उपस्थिति में ताला खोलता हूँ। ताला बंद करने के बाद सील कौन लगाता है? सील तो राघव जी ही लगाते हैं। छुट्टी के बाद तुम राघव जी के साथ बाहर जाते हो या उनके बाद देरी से जाते हो? हम लोग साथ साथ ही फैक्ट्री गेट से बाहर निकलते हैं और साथ साथ ही घर जाते हैं। ऐसा क्यों? हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, सुमन कॉलोनी में। आप राघव के घर भी जाते होंगे, उनके घर का छोटा मोटा काम भी करते होंगे। दयाराम चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये बताओ, खिड़की पर लगने वाले ताले नए हैं या पुराने? दरवाजे का ताला नया है और खिड़की का पुराना। ये ताले किसने खरीदे थे? दरवाजे का ताला तो मैं ही बाजार से खरीद कर लाया था, लेकिन खिड़की का ताला कंपनी का ही है। इस कंपनी में किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है? जी नहीं। अच्छा दयाराम, तुम यहाँ के पुराने कर्मचारी हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसे ही मेहनत और लगन से काम किया करो। जय ने दयाराम की पीठ थपथपाई। इसके बाद जय कंपनी के जनरल मैनेजर की ओर मुड़ा और बोला, अच्छा रंजीत, अब मुझे इजाजत दीजिए। इस चोरी का पता लगाना इतना आसान काम नहीं है। मैं आपका ये केस छोड़ रहा हूँ। इसे पूरा करना मेरे बूते का काम नहीं है। आप अपना एडवांस मेरे दफ्तर से वापस ले लें। फिर सबको आश्चर्य में छोड़कर जय वहां से चला गया। किसी को इसकी उम्मीद न थी। रंजीत बड़बड़ाए, अजीब आदमी है। एस शर्मा ने भी आश्चर्य से अपने कंधे उचकाए। शेष कर्मचारी भी आश्चर्यचकित होते हुए अपने अपने काम के स्थान पर लौट गए। कुछ दिन बाद की बात है। रात के 10 बज चुके थे। दिन भर व्यस्त रहने के कारण जय थक गया था। वह सोने जा रहा था कि तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। इस समय कौन हो सकता है? जय ने फोन को घूरते हुए रिसीवर उठाया। हेलो, मैं कुमार बोल रहा हूँ, उधर से आवाज आई। पहचान लिया कुमार साहब, कहिए कैसे फोन किया? 2 घंटे पहले ही अमेरिका से लौटा हूँ। जय जी, मुझे पता चला है कि आपने हमारा केस सुलझाने से मना कर दिया है, अग्रिम राशि भी लौटा दी है। ये तो आपने विश्वास तोड़ने का काम किया है। आखिर क्या वजह है? नहीं नहीं कुमार साहब, आप बुरा न मानिए। मैं कल सुबह 8 बजे आपकी फैक्ट्री में आऊंगा। आप अपने क्षेत्र के थाने से पुलिस इंस्पेक्टर बलवंत सिंह को भी बुला लीजिए। मैंने चोर के बारे में 2 दिन पहले ही पता लगा लिया था। बस आपके अमेरिका से लौटने का इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमारी कंपनी के अफसरों को बेवकूफ बनाया। आखिर किस लिए भाई? चोर का पता लगाने के लिए ये ड्रामा जरूरी था कुमार साहब। आप इसे मेरी मजबूरी समझकर माफ करें। बहुत अच्छे, तुम तो बड़े होशियार निकले। तो फिर कल सुबह 8 बजे फैक्ट्री में आपके कक्ष में मिलते हैं।
कहते हुए जय ने फोन का रिसीवर रख दिया। इधर कंपनी के मालिक म. कुमार आश्चर्यचकित थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने सारी रात उत्सुकता में करवटें बदल कर काटी। वह सोच रहे थे कि चोर आखिर कौन हो सकता है। राकेश ने इतनी जल्दी चोर का पता कैसे लगा लिया। वह सुबह जल्दी ही सोकर उठ गए और तैयार होकर फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने रंजीत को भेजकर पुलिस इंस्पेक्टर बलवंत सिंह को अपने कक्ष में बुलवा लिया। जय सुबह के ठीक 8 बजे कुमार साहब के कक्ष में पहुंच गया। उसे प्रसन्नता हुई कि वहां पर कुमार साहब, पुलिस इंस्पेक्टर बलवंत सिंह और जनरल मैनेजर रंजीत मौजूद थे। जय ने कहा, सेठ जी, आप स्टोर विभाग के सारे कर्मचारियों को यहाँ बुला लें। उनके सामने ही चोर को पकड़ना ज्यादा अच्छा होगा। कुमार साहब ने रंजीत की ओर देखा। रंजीत ने कहा, हाँ, कहकर गर्दन हिलाई और चपरासी को बुलाकर आदेश दे दिया। कुछ ही देर में वहां पर स्टोर विभाग के सारे कर्मचारी इकट्ठे हो गए। जय ने कहा, अब प्रोडक्शन विभाग से सुरेंद्र राठी को भी बुला लें। चपरासी फिर से जाकर प्रोडक्शन विभाग से सुरेंद्र राठी को भी बुला लाया। सुरेंद्र राठी के वहां आते ही इंस्पेक्टर बलवंत सिंह चौंके। उनके मुंह से एकदम निकल पड़ा, ये तो सजायाफ्ता चोर है, आपके यहाँ कैसे आ गया? सुरेंद्र राठी ने इंस्पेक्टर के मुंह से यह सुना तो वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने बड़ी फुर्ती से उसे पकड़ लिया और उसके हाथों में हथकड़ी लगी दी। जय ने कहा, सुरेंद्र राठी का चोरी में पूरा साथ देने के जुर्म में आप दयाराम को भी गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, यह मेरे ऊपर झूठा आरोप है। मैं इस कंपनी का पिछले 30 वर्षों से वफादार नौकर हूँ। पिछले सप्ताह तो जय जी ने सबके सामने मेरी पीठ थपथपाई थी। आज यहाँ स्वयं मुझे गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं। दयाराम चिल्लाया, आप दिन दहाड़े किसी शरीफ आदमी की इज्जत धूल में नहीं मिला सकते। स्टोर मैनेजर एस. शर्मा भी चीख पड़े। स्टोर विभाग के दूसरे कर्मचारी भी शोर मचाने लगे। कुमार साहब ने उन लोगों को शांत किया और जय से बोले, आप इन लोगों की उत्सुकता को शांत करके जरा केस पर ठीक ढंग से रोशनी डालिए। आप शायद ठीक कह रहे हों, लेकिन मुझे भी कंपनी चलाने के लिए इन लोगों से ही काम लेना है। ठीक है, अब आप लोग मेरी बातें जरा ध्यान से सुनिए। जय ने आराम से कहना शुरू किया, आज के युग में स्वयं के बारे में ईमानदार एवं शरीफ होने का दावा करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि प्रत्येक आदमी के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप से लालच में फंस ही जाता है। मसलन दयाराम पर राघव पूरा भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह दफ्तर में और दफ्तर के टाइम के बाद घर पर भी उनकी सेवा करता है। वह पिछले 25 वर्षों से कंपनी में निष्ठापूर्वक काम कर रहा है, लेकिन बुरा हो लालच का, 25 वर्षों के बाद भी वह लालच में फंस ही गया। सुरेंद्र राठी एक पेशेवर चोर है। उसने दयाराम को विश्वास में लिया और दयाराम को अपना झूठा परिचय देकर गांव की रिश्तेदारी निकाल ली। इसके बाद दयाराम की सिफारिश से इस फैक्ट्री में नौकरी पर लग गया। फिर उसने दयाराम को उपहार दे देकर लालची बना दिया। लालच ने दयाराम जैसे आदमी को अंधा कर दिया। वह सुरेंद्र राठी का प्रत्येक कहना मानने लगा। दोनों साथ में खाने पीने लगे और देर रात तक गपशप करने लगे। सुरेंद्र राठी के उकसाने पर ही दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। 3 महीने पहले स्टोर के लिए 2 ताले खरीदने का आदेश प्राप्त हुआ तो दयाराम ने एक ताला खिड़की में लगा दिया, जो चाबी लगाने से प्रत्यक्ष में तो बंद हो जाता था, लेकिन हाथ से झटका देते ही खुल भी जाता था। इस ताले को हाथ से धक्का देकर फिर से बंद भी किया जा सकता था। दयाराम ने हाथ आए इस अवसर के बारे में अपने प्रगाढ़ मित्र सुरेंद्र राठी को बताया। सुरेंद्र राठी की बाछें खिल गई। उसका तेज तर्रार पेशेवर दिमाग काम करने लगा। आपस के विचार विमर्श से उनकी योजना को बल मिला, जबकि दयाराम का बास राघव उसकी इस चालाकी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। जय ने बोलना जारी रखा, लेकिन मैं दयाराम की इस चालाकी को पिछले दिनों खिड़की का मुआयना करने के बाद भांप गया था, अतः मैं उसे सतर्क नहीं करना चाहता था। इसके बाद मैंने चुपके से रंजीत जी से उनके घर पर संपर्क साधा।
उनसे कुछ मदद चाहिए और अपने मकसद को गोपनीय रखने के लिए कहा। यहाँ तक कि कुमार साहब से भी छिपा कर रखने का वादा लिया। दयाराम को सतर्क होने से बचाकर और प्रत्यक्ष में स्टोव विभाग से लौटकर मैंने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। उसके बाद मैं रंजीत जी के साथ रात में 9 बजे चुपके से फैक्ट्री में घुसा। मैंने स्टोव में जाकर खिड़की की ग्रिल पर काले रंग का ताजा पेंट लगाया। मुझे आशा थी कि उस रात को कोई न कोई चोर खिड़की के रास्ते बियरिंग चुराने आएगा। खिड़की पर पहले से ही काला रंग लगा हुआ था, इसलिए चोर को संदेह भी नहीं हो सकता था कि ताजा पेंट किया गया है। इसके बाद मैं निश्चिंत हो गया, लेकिन उस रात कोई चोरी नहीं हुई। मैंने दूसरी रात को फिर ताजा पेंट खिड़की में लगाया। सुरेंद्र राठी रात में 12 बजे अपनी ड्यूटी पर तीसरी पारी में आया। इसके बाद अफसर मिलते ही वह स्टोव में गया। फिर उसने खिड़की की ग्रिल में हाथ डालकर ताला खोला, भीतर घुस गया। उसे पता भी न चला कि उसके हाथ में काला पेंट लग गया था। मैंने पेंट में एक केमिकल मिलाया था जिसकी वजह से पेंट हाथ में लगने के बाद आसानी छूट न सके। एस शर्मा जी, आप एक बात ध्यान से सुनिए। आपके यहाँ जब भी चोरी होती थी, उस रात सुरेंद्र राठी तीसरी पारी की ड्यूटी में होता था। आपको स्टोव स्टाफ रजिस्टर तथा सुरेंद्र राठी का हाजिरी रजिस्टर देखने से इसका पता चल जाएगा। थोड़ी सी बियरिंग चोरी करने के बाद सुरेंद्र राठी खिड़की में दयाराम द्वारा बताई गई तरकीब के अनुसार ताला बंद कर देता था। इससे ताले की सील भी वैसी की वैसी लगी रहती थी। इसके बाद वह बियरिंग लेकर फैक्ट्री की पिछली चारदीवारी की ओर चला जाता। रात में 1 से 1:30 बजे के बीच वहां पर कोई चौकीदार नहीं होता है, क्योंकि 1 बजे रात तक ड्यूटी करने वाला चौकीदार अपनी छुट्टी करके सिक्योरिटी गेट ऑफिस में चला जाता है और वहां पर सोए दूसरे चौकीदार को उठाकर अपने स्थान पर भेजता है। इस बीच आधे घंटे तक वहां सुनसान रहता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर सुरेंद्र राठी बियरिंग चारदीवारी के बाहर फेंक देता था, जिन्हें सुबह 5 बजे दयाराम आकर उठा लेता था। मैंने 2-3 दिन दयाराम के घर पर अपने एक सहायक द्वारा निगरानी करवाई, तब ये रहस्य मेरे सामने आया। पिछले बुधवार की रात को चोरी करने के बाद सुरेंद्र राठी को हाथ में लगे काले पेंट के बारे में पता नहीं चला। सुबह 8 बजे उसने ड्यूटी समाप्त करने पर काले रंग को हाथ पर लगा देखा तो घर जाने से पहले नल पर जाकर उस रंग को साफ करने का प्रयास किया। वह काला रंग उससे आधे तक भी नहीं छूटा। सुबह की ड्यूटी पर 7:45 बजे ही दयाराम भी आ गया था। उसने सुरेंद्र राठी को मिट्टी के तेल की शीशी ला कर दी, पर उस तेल से भी उसके हाथ से पेंट का दाग नहीं छूटा। मैं चेहरे पर मेकअप करके नल के पास ही खड़ा था। मैं जानता था कि जिसके हाथ पर काले पेंट का दाग लगा होगा, वह नल पर आकर हाथ का पेंट छुड़ाने की कोशिश करेगा। सुरेंद्र राठी को ये दाग छुड़ाते और दयाराम द्वारा मिट्टी के तेल की शीशी लाने का दृश्य मैंने दूर से रंजीत जी को भी दिखाया था। अब तुम बताओ दयाराम, तुमने लालच में आकर अपनी 25 साल की ईमानदारी पर दाग लगा दिया कि नहीं? दयाराम सिर झुकाए खड़ा था। उसकी मौन स्वीकृति मिल जाने के कारण स्टोव विभाग के सभी कर्मचारी भी शोरगुल बंद करके मौन हो गए थे। मां, कुमार ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप इन दोनों चोरों को थाने ले जा सकते हैं। दयाराम की आंखों में आंसू थे। जय ने कहा, सेठ जी, आप मेरी बकाया फीस न दीजिए। इसके बदले में क्या आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं? बोलो। जय, सुरेंद्र राठी तो पेशेवर चोर है, लेकिन दयाराम जैसे ईमानदार आदमी से लंबे सेवा काल में ये पहली भूल हुई है। यदि आप इसे सरकारी गवाह बनाकर जेल जाने से बचा लेंगे और बाद में वापस नौकरी पर रख लेंगे तो इसका शेष जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं इसे माफ कर दूंगा और तुम्हारी फीस भी 2 गुनी दूंगा, कहते हुए कुमार साहब ने जय की पीठ थपथपाई। सभी लोग ये देख बहुत प्रसन्न हुए।